अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें हम लोग प्रबंध लेखन यानी एसे रेटिंग प्रबंध लेखन, इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम्स में जो है 5 मार्क्स के लिए सवाल आएगा। तो उसके बारे में हमें पिछले क्लासेस में डिस्कस कर तो पहले पार्ट 1 में प्रबंध का तो कैसा रहना, तो इसकी बुनियाद कैसा थी, तो क्या क्या पॉइंट्स हमें जो है याद रखना जब एसे रेटिंग या प्रबंध लेखन लिखते हैं। तो उसके बाद जो है पार्ट 2 में कुछ टॉपिक्स को लेकर मैं जो डिस्कस करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स गुजरे हुए हैं तो पेपर्स में जो है इस तरह के टॉपिक को जो पूछे गया है तो उस तरह के टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करें। तो उसी तरह आज एक नया टॉपिक लाको एसे रेटिंग, उसके ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज है प्रबंध लेखन में एसे रेटिंग में पार्ट 3 क्लास में एक टॉपिक जनसंख्या स्फोटा करके, यानी हाई पॉपुलेशन, जनसंख्या स्फोटा, जनसंख्या पॉपुलेशन एक टॉपिक देते हैं, इसके ऊपर प्रबंध बरेरी करको तुमने देती राइट। एसे ऑन द गिवन टॉपिक केळ्कंड विषयದ ಬಗ್ಗೆ प्रबंध बरेरी। ओके, तो टॉपिक क्या दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनसंख्या स्फोटा अगर कोई जनसंख्या का तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का स्फोट आगा तो हाई होना, ज्यादा होना, या फिर उसका जो है धमाका होना। मतलब यहाँ धमाका होना का तो हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, आबादी इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या पॉपुलेशन आबादी, लोगों की आबादी बढ़ती, स्फोटा का तो बढ़ती हुई लोगों की आबादी। तो इसके ऊपर एक टॉपिक, अब इसके ऊपर हमें पॉइंट वाइज बनाने को लिखना। जैसे मैं बोलियो तो पहले पॉइंट में हमें पीटी के डालना, मतलब इस जनसंख्या स्फोटा का तो क्या कर को लिखना, देन विवरण डिटेल में लिखना। ओके, बाद में एंड में उपसंहार कंक्लूजन क्या रहना, इस तरह के 3 पॉइंट मेंटेन करते हुए हमें कौन सा भी एक टॉपिक दिया तो लिखना। तो सबसे पहले अब मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड तुमने समझाता हूँ। तो सिर्फ उन्होंने एक टॉपिक देती है, उसके ऊपर डिटेल से हमें लिखते हुए जाना। तो ऐसा लिखना, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಇದು ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ। ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು। ಅದು ಅತಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು जनसंख्या स्फोटा ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आता है पीटीके में, पीटीके यानी ये बिगिनिंग पॉइंट इंट्रोडक्शन के सरकार, ये जनसंख्या का तुम्हें इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है लिख रही सो पीटीके। तो बिगिनिंग पार्ट ऐसा लिखना, जनसंख्या स्फोटा यानी आबादी, बढ़ती हुई आबादी। तो अब ये उसमें पीटीके में क्या लिखना, बिगिनिंग पॉइंट में क्या लिखना करको मैं पढ़ को बोले। अब ये वर्ड टू वर्ड हमें जानेंगे। ओके, तो एक्सक्यूज मी, जनसंख्यೆಯು यानी आबादी, लोगों की आबादी जो है, ಒಂದು संपत्तु एक सोर्स, एक किस्म का सोर्स है। लोगों की आबादी भी एक किस्म का सोर्स है। ओके, आबादी नहीं रही तो भी मुश्किल, बहुत ज्यादा होगी तो भी मुश्किल करके मैं बता रही सो। तो जनसंख्या यानी आबादी, ಒಂದು यानी एक, संपत्तु यानी एक सोर्स। ಇದು अगर ये यानी आबादी, लोगों की आबादी मिति मीरी दागा यानी हद से अगर ज्यादा हो गई, मिति मीरी दागा, अगर ये आबादी जो है लोगों की मिति मीरी दागा हद से ज्यादा हो गई, बहुत बढ़ गई, तो उसको कहते हैं स्फोटिसुत्तदे। वो क्या होता है, जो है एकदम जो है धमाका होता है, मतलब वो बढ़ता है, यानी उसका जो है एक्सपोजर होते हुए क्या होता है, बढ़ती हुई आबादी, सॉरी जो आबादी जो बढ़ते बढ़ते, जिस तरह आप कौन सा भी एक पटाखा जलाएंगे तो क्या होता है वो, यानी वो धमाका, जोरदार धमाका होता है। नहीं, धमाका हुआ तो क्या क्या नुकसान होती, तो उस तरह की हालत हो जाती है। जब आप बढ़ती हुई आबादी ज़्यादा जाते हैं तो इससे क्या होता है, वो बढ़ती हुई आबादी से धमाका होता है, स्फोटिಸುತ್ತದೆ। ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, इस आबादी को 1 ಚದರ यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, चदरा का तो स्क्वायर, किलोमीटर का तो किलोमीटर, किमी बोलते नहीं उसको, किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तीर्णದಲ್ಲಿ यानी एरिया में वासिसुत्तिरुवा यानी वहाँ पे रहने वाले या फिर वहाँ जिंदगी बसेरा करने वाले
सरासरी एवरेज ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು की लगभग जो आबादी है उसको आधारವಾಗಿ यानी वो बुनियादी रखले को इट्टुकोंडु निर्धरिಸಲಾಗುವುದು डिसाइड करते हैं कि कितनी आबादी है अदु लेकिन वो जब अति आधार ज्यादा होगा तो ಅದನ್ನು जनसंख्या स्फोट अगर वो आबादी जो है एक चदर किलोमीटर एक स्क्वायर किलोमीटर में इतनी रहना है उससे ज्यादा होगी तो हद से ज्यादा होगी तो उसको बोलते हैं जनसंख्या स्फोटा बढ़ती आबादी कहते हैं ओके तो इसमें हमें पीटीके में क्या याद रखना का तो ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು आबादी एक सोर्स है ಇದು ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ ये अगर हद से ज्यादा होगी ये बढ़ती हुई आबादी हो गई तो आबादी की तादाद बढ़ जाती है इससे नुकसान होती है स्फोटिಸುತ್ತದೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು इस आबादी को 1 चदर किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में विस्तीर्णದಲ್ಲಿ उस जगह में 1 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में वासिसुत्तिरुवा सरासरी जनसंख्येಯನ್ನು यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो रहने वाले जिंदगी बसेरा करने वाले एवरेज लोगों को जो है आधारವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು बुनियादी रखले को निर्धरिಸಲಾಗುವುದು डिसाइड किया जाता है ಅದು ಅತಿಯಾದರೆ अगर वो ज्यादा होगा तो ಅದನ್ನು जनसंख्या स्फोट ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ अगर ये आबादी ज्यादा हो गई तो उसको कहते हैं जनसंख्या स्फोटा ओके ये हुआ पीठिके में फर्स्ट पॉइंट ओके अब नेक्स्ट विवरणी डिटेल से लिखना क्या इसका नुकसान होता है क्या फ़ायदा होता है इसको कैसा ये करना डील करना तमाम चीज़ें विवरणी में लिखना ये सेकेंड पॉइंट यहाँ से शुरू होता है ओके विवरणी यहाँ से अब जो लाइन डाले उसके नीचे का विवरणी डिटेल करो विवरणी करके दाल को लिखना है लिखो नहीं है तो ये फर्स्ट वन पीटीके ये था अब विवरणी के पॉइंट्स पढ़ने वाला हूँ मैं देखो जनसंख्या इसके नीचे का ओके ಒಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವು ಹತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ निरुद्योग आरोग्य सांस्कृतिक सामाजिक इत्यादि ओके ये पढ़े हमें अब इसमें क्या बोल रहे हैं तो ಒಂದು ದೇಶದ विवरण में लिखना डिटेल में ಒಂದು ದೇಶದ एक मुल्क के भौगोलिक विस्तीर्ण यानी जियोग्राफिकल जो एरिया यानी उसकी कितनी ज़मीन जमती है उस जगह को मात्र सिर्फ उसको व्यत्यासಗೊಳ್ಳದೆ उसमें फ़र्क ना होते हुए अल्लिन जनसंख्ये वहाँ की आबादी वहाँ की पॉपुलेशन मात्र सिर्फ अविरतವಾಗಿ यानी हद नहीं सका ओवरली ज़्यादा ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ज़्यादा होते हुए गई तो तादाद पॉपुलेशन की ಬೇಡಿಕೆ यानी डिमांड ಮತ್ತು उत्पादनेಗಳು डिमांड और प्रोडक्शन जो कोई भी हम ना ज़रूरत है उसकी डिमांड बढ़ती है आबादी बढ़ती रहती है तो लोगों की ज़रूरत बढ़ती है नहीं ಬೇಡಿಕೆ ज़रूरत और उसका उत्पादन उसका प्रोडक्शन समतोलन तप्पी वो बैलेंस क्या होता है इम्बैलेंस हो जाता है यानी चूक हो जाती है उसमें कमी पेशी हो जाते हैं समस्येಗಳು उद्भववागुವುದು इससे क्या होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अलग अलग सवालात जो है खड़े हो जाती हैं आ समस्येಗಳು वो जो सवाल खड़े होती हैं मुश्किलात खड़े हो जाती हैं वो एक दो नहीं ಒಂದಲ್ಲ एक नहीं हलವು हत्तु दसों गुना जो है सवाल और मुश्किलात खड़े हो जाती हैं कब जब आबादी ज़्यादा होगी तो उदाहरण के मिसाल के तौर पर जैसे कि क्या क्या होता है तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा होने से आहारा फूड खाना आहारा फूड यानी खाना ओके बट्टे क्लॉथ कपड़े वसती शेल्टर घर मकान निरुद्योग अनएम्प्लॉयमेंट यानी आप काम करने के लिए तैयार हो काम जॉब नहीं मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट आरोग्य हेल्थ अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिलती सांस्कृतिक कल्चर जो है डेवलप नहीं होता आपका सामाजिक आपका माहौल ओके सोसाइटी इत्यादि वगैरह वगैरह में जो है अलग अलग मुश्किलें आफतें जो है खड़े हो जाएंगी कब का तो जब आबादी बढ़ जाएगी तब क्या क्या होती एक नहीं दसों जो है और या उससे ज़्यादा जो है मुश्किलात खड़े होती उसमें मिसाल के तौर पर आहार खाने को लेकर बट्टे कपड़े को लेकर
वसति, रहने की जगह को लेकर, निरुद्योग, काम को लेकर, आप काम करने के लिए तैयार हो, काम नहीं मिलेगी, आरोग्य आपको हेल्थ को लेकर आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा, हॉस्पिटलें कमी पड़ जाएंगी या मेडिसिन की कमी पड़ जाएगी या उसके मोल ज़्यादा हो जाएंगे। सांस्कृतिक, आपका कल्चर, आपका जो है कल्चर है, कल्चर में जो है वेरिएशन होता है। फिर सामाजिक, आपका सोसाइटी, आपका माहौल भी जो है इससे बिगड़ सकता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स या मुश्किलात इनके ऊपर खड़े हो जाती हैं अगर आबादी बढ़ी तो डिटेल में क्या करना, यहाँ से क्या लिखती हैं तो ಒಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಷಯ, यानी कौन सा भी मुल्क का जो जियोग्राफिकल एरिया है, मात्र जियोग्राफिकल एरिया सिर्फ वो व्यत्यासಗಳು, उसमें क्या भी वेरिएशन या डिफरेंस नहीं हो सका, यानी उसकी जियोग्राफी, रहने की जगह उतनी छते है, कौन से भी एक मुल्क की जगह समझ लो तो उसकी रहने की जगह उतनी छते, बढ़ती नहीं, कम घटती नहीं, लेकिन क्या हो जाता है तो वहाँ की अಲ್ಲಿನ जनसंख्या मात्र अविरुद्धವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, लेकिन वहाँ की आबादी एक ओवरली ग्रो होने जाते, बढ़ते हुए चलेगी तो ज़्यादा होने चलेगी, तो इससे क्या होती, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು उत्पादनेಗಳು, डिमांड, तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी ज़रूरतें और उसको जो है ज़रूरतों को पूरा करने वाला जो है हालात, ये दोनों में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, ऊंच नीच हो जाती है। समझ में आया, डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसमें क्या हो जाता है, बैलेंस करने की चीज़ चले जाते हैं, बैलेंसिंग कर लेगा ना, वो बैलेंस खत्म हो जाता है। तो इससे बैलेंस इम्बैलेंस होगी तो क्या होता है, समस्याಗಳು जो अलग अलग जो है मुश्किलात, प्रॉब्लम जो है खड़े होती हैं, उसमें एक नहीं ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವು होती, एक नहीं 10 गुना बढ़ती हैं, जैसे कि खाने को लेकर फूड, आहार, बट्टे, वसति, निरुद्योग, आरोग्य, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये तमाम जो है इनके ऊपर सब भी जो है क्या होती, इसका असर पड़ता है, इन सबके जो है हमारे ऊपर मुश्किलातें और आफतें आने की चांसेस बढ़ जाती। ओके, नेक्स्ट ಈ ಒಂದೊಂದು, यहाँ से पढ़ता हूँ, विवरण में चाहता है भी, ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೂ ದೊರೆಯದೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನಾವಧಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಳಿಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ। कि कंटिन्यूटी इसका क्या क्या प्रॉब्लम होती है, पॉपुलेशन बढ़ी तो कर को लिखना। ई ಒಂದೊಂದು यानी एक एक, जैसा खाने का, हेल्थ का, अनएम्प्लॉयमेंट का, कल्चर का, माहौल का, ऐसा भी प्रॉब्लम बढ़ते हुए क्या होती है, ಒಂದೊಂದು समस्या, ऐसे एक एक जो मुश्किलात, प्रॉब्लम जो ही बृहत्तागी बढ़ती, एक एक मुश्किल भी बड़े हो लग जाती, खाने के बड़े मसले शुरू हो जाती, कपड़ों को लेकर बड़े मसले शुरू होते, क्योंकि आबादी बढ़ रही, डिमांड ज़्यादा हो रहा, पूरा नहीं कर पा रहे उसको, तो ये बृहत्तागी बढ़ रही, ये प्रॉब्लम सब बड़े होते चले आपको आ जाती, बंदिदे ऐसा छोते हुए क्या हो रहा है, तो आज ये दिशेली, इस दिशा में भारत, हमारा भारत देश जो है 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, आबादी में पूरे मुल्क में दूसरे प्लेस में, नंबर 1 में चाइना है, सो सबसे ज़्यादा आबादी है, दूसरे प्लेस में हमारे इंडिया है, सारे मुल्क में दूसरे प्लेस में हमारे इंडिया है कि जो कि आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ क्या होता, अब इल्लिನ जनते, यहाँ की आबादी बदुकलू यानी जीने के वास्ते, रहने के वास्ते अगत्यवाद, ज़रूरतमंद जो है पौष्टिक आहार, पौष्टिक तो न्यूट्रिशियस फूड, जो खाने में अलग अलग किस्म के हमने न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल सब रहना, नहीं खाना का तो ऐसा नहीं, उसमें अलग अलग चीज़ें रहना, वेजिटेबल्स रहना, एग्स रहना, तुम्हारा अलग अलग बीन्स रहना, नहीं तमाम चीज़ें, फ्रूट्स रहना, तमाम चीज़ें ड्राई फ्रूट्स रहना, तमाम चीज़ें आना खाने में, तो तभी तुम ना बराबर से न्यूट्रिशंस मिलता सो और तुम्हें हेल्थी रहते सो। तो ये क्या होता है, ऐसा आबादी बढ़कर चलेगी तो बदुकलू अगत्य होता, तुम्हें जीने के लिए ज़रूरत से होने वाली पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन फूड ದೊರೆಯದೆ, नहीं मिले सका को अनेक ರೋಗಗಳಿಗೆ, बहुत सारी बीमारियों को ತುತ್ತಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ, बहुत सारी बीमारियों का जो है
सामना करना पड़ता है और हमारे इंडिया में भी यही हालत हो रही है कि बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा होते हुए हाಗಾಗಿ इस तरह से जनर जीवनावधि ऐसा होते हुए चलेगा तो क्या होता है, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा, आप अलग अलग बीमारियों से मुतमईन है, अलग अलग बीमारियों का मुब्तला हो जा रही है, तो यहाँ की लोगों की जनर जीवना लोगों की स्पैम जो है लाइफ स्पैम यानी बर्थ से लेकर उन्हें कितने साल तक जीता है, तो ये क्या होता है वो डाउन होने चले आता है, इಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ। 100 साल जी रहे, 80 साल जी रहे, 90 साल, वो डाउन होते हुए 50 या 40 60 ऐसा होने को चले आ रहा है, यानी उनकी लाइफ जीने की जो है ज़्यादातर ज़िंदगी उनकी कम होते चले आती है। ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ बढ़ती हुई ये आबादी जो है ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ज़्यादातर जो है समर्पक से ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು एजुकेशन को इनको देने के वास्ते ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, हो रहा नहीं है, इसको बराबर इल्म देने के लिए नहीं हो रहा। ಪ್ರಸ್ತುತ प्रेजेंट ನೀಡುತ್ತಿರುವ देने वाले ಶಿಕ್ಷಣವು इल्म जो है इंदिನ आज के जो है अगत्यವನ್ನು फैसिलिटी को पूरೈಸುವಲ್ಲಿ पूरा करने में विफलवागुತ್ತದೆ। आज के माहौल में क्या हो रहा है, एजुकेशन को देने नेसेसिटी के हिसाब से देने के वास्ते विफल हो रही, अनसक्सेस हो रही। ओके, नेक्स्ट क्या है देखेंगे, ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡದ ಹೊರತು ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ। ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತೆಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। ये वो यहाँ तक विवरण में। अब उपसंहार यहाँ से होता है यानी कंक्लूजन। ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ। ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ। ತತ್ಫಲವಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರದು। ಓಕೆ, उसके बाद ದೇಶವು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು करको है। तो इसमें विवरण में कुछ कंटिन्यूटी पॉइंट क्या लिखना अगर को बोले तो वृत्ति शिक्षण यानी आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स, यानी आप इल्म ऐसा देना कि उससे तुम ना आगे की ज़िंदगी में फ्यूचर में कोई जॉब काम करने मदद होना, उसको बोलते हैं वृत्ति शिक्षण। जैसे इंजीनियरिंग है या टीचिंग फील्ड है, राइट डॉक्टर क्या कोर्स है, नहीं इस तरह के अलग अलग जो ITI है, डिप्लोमा सी, तो इस तरह की वृत्ति शिक्षण बोलती हैं। इनको प्रोफेशनल कोर्स के जो एजुकेशन सी ऐसे ನೀಡದೆ बिना दिए ಹೊರತು इसकी वजह क्या होती है तो निरुद्योगವು यानी अनएम्प्लॉयमेंट ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ। वृत्ति शिक्षण जॉब ओरिएंटेड कोर्स जिस तरह के जो नहीं दिए तो ऑफर्ड नहीं करे तो क्या होता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता, निरुद्योग ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जॉब नहीं सका होता। निरुद्योगದಿಂದ अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, इन दिन आज की जो है युवा पीढ़ी की, आज की मॉडर्न डे की जो यूथ है क्या होती है, उन्हें बिना जॉब के और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से काम नहीं सका हो को आज की जनरेशन, आज की यूथ क्या होती है, युवा पीढ़ी की नौजवान की तादाद क्या होती है तो कुटुंब के, अपने फैमिली को, समाज के, अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को, अंते और उसी तरह देश के, अपने मुल्क को जो है नो भार बन जाती है, ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ, भार बनने को चले आती है अंदर करको बोले तो तप्पागलारदु। ऐसा बोले तो क्या भी गलती नहीं होता, बिना काम किया पढ़े लिखे नौजवान काम करना चाहते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या होती, ऑफकोर्स द फाइनेंशियल क्रिसिस आता है तो उन फैमिली को एक तरफ सोसाइटी को और मुल्क के वास्ते एक बोझ बनने को चली आती हैं करको बोले जा। तो इसलिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स ज़्यादा देना और उनको जॉब्स क्रिएट करना। ಆದ್ದರಿಂದ इसीलिए तो यहाँ पे कंक्लूजन में आना, कंक्लूजन तो उपसंहारा क्या बोलते हैं बच्चों, उपसंहारा, यस। तो उपसंहारा में क्या लिखती हैं, सामाजिक समस्याಗಳು, सोशल के जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे सोशल प्रॉब्लम जो है उससे ज़्यादा क्रिसिस बढ़ती है, उद्भविಸುತ್ತವೆ। ऐसे समाज के रिलेटेड जो है प्रॉब्लम, जैसे अलग अलग जो है क्राइम्स में जाना पड़ेगा या फिर अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ करना चले आती है ना, लोगों को धोखाधड़ी करना शुरू हो जाती। तो ये तमाम चीज़ें समाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना करें वंस दे नॉट गॉट द जॉब का। तो सो अविद्यावंत अनपढ़ जो है, अविद्यावंत निरुद्योगिಗಳಿಂತ यानी अनपढ़ जो अनएम्प्लॉयड है, यानी अनपढ़ लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों से ज़्यादा विद्यावंत पढ़े लिखे जो हैं निरुद्योगी जो उन्होंने अनएम्प्लॉयड बन गए, तो अनपढ़ लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा इस माहौल को जो पढ़े लिखे का तबका है नहीं, ऐसी जो नौजवान का जो तबका है, इनको
अगर जॉब नहीं मिली तो ये हालत होता है कि समाजಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ, इन्हें अपने सोसाइटी को बहुत बड़ा जो है आफत बन जाता है। समझ में, अनपढ़ लोग जो काम नहीं, सो बेकार है, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर बिना काम के होंगे तो अपने समाज को, अपने सोसाइटी को बहुत बड़े सवाल खड़े कर डालती हैं, बहुत बड़े जो है मुश्किल और आफतें खड़े करने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तत्फलವಾಗಿ इसके ज़रिए से क्या होता करता है, ಸಮಾಜವು अपना माहौल जो है ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಕಮ್ से ಬೆಳೆಯಲಾರದು, ಹೆಲ್ತಿ वे से उन्हें ग्रो नहीं होता। ದೇಶವು ಸಹ अपना मुल्क भी सुधा प्रगतिಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು, अपना मुल्क भी सुधा जो है डेवलप होने को जाता नहीं, आगे बढ़ने को जाता नहीं। ओके, तमाम चीज़ें आती। जनसंख्या स्फोटा तो उसमें पीठी के बताया, विवरणे और उपसंहारा क्या क्या पॉइंट्स है ना, तो इन तमाम चीज़ों को तुम्हें लिखे तो इसमें ना 5 मार्क्स मिलती हैं। तो तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना और वहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क बताए गए वो यूज़ करना, मिसालों को इस्तेमाल करना। ओके, और मैक्सिमम हो सकता स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, इक्का दुक्का हो जाते कि तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट। और सर हमें पूरा पॉइंट नहीं लिख सकते, क्या हम ना मार्क्स मिलेंगे? तो हाउ मच यू पॉइंट राइट, कितने भी आप पॉइंट लिखोगे, कितना हो सकता है उतना लिखोगे, आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे तो कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। आप बिना खाली छोड़कर आने के बदले सम पॉइंट्स यू राइट, एटलीस्ट यू विल गेट नथिंग देन समथिंग मार्क्स। तो इसीलिए छोड़कर मत आओ, ऐसे रेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके टॉपिक के बारे में जानो, पहले वो टॉपिक का तो क्या करके लिखो, उसके बारे में डिटेल लिखो, लास्ट में कंक्लूजन तुम्हारा ओपिनियन लिखो। नहीं होता सर उतने पूरे पॉइंट हम ना कर, तो फाइनली एटलीस्ट क्या तुम ना जो है मालूम हो सकता उतने पॉइंट तुम्हें लिख कर आओ, नथिंग देन समथिंग मार्क्स भी मिलता है। तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये 1 को रिलेटेड तो अब अगला मैं एसे रेटिंग में एक टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जब मैं मॉडल पेपर वगैरह करूँगा, इसके साथ और कुछ एसे वगैरह में डिस्कस करूँ। तो इम्पॉर्टेंट कुछ एसे रेटिंग में, ये लास्ट क्लास रहेगा इससे का रिलेटेड, तो इसके ऊपर मैं और ज़्यादा क्लासेस नहीं कर, जब पेपर करता हूँ तो और तुम ना एसे रेटिंग और लेटर रेटिंग के फॉर्मेट से उसमें समझाता हूँ। तो लेटर के क्लासेस भी करको मैं, लेटर रेटिंग के दोनों फॉर्मेट समझा करूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल, जाकर तुम्हें उसमें उस क्लास में देख सकती हैं, और एसे रेटिंग का भी समझा करूँ। तो ये एसे रेटिंग का लास्ट क्लास रहता, तो एक टॉपिक है उसके ऊपर अब हमें डिस्कस करेंगे। वना महोत्सवा, वना का तो जंगल, महोत्सवा का तो सेलिब्रेशन, यानी जंगल का सेलिब्रेशन। क्या ये जंगल का सेलिब्रेशन का तो क्या रहेगा अब हमें जानेंगे। तो एक टॉपिक देती है, तो इसके ऊपर हमें इससे लिखना, वना महोत्सवा, वन महोत्सव। ओके, तो पढ़ेंगे पहले, वृक्षो रक्षति रक्षितः। ओके, यहाँ वृक्षो है स्पेलिंग मिस्टेक तो करेक्ट, वृक्षो रक्षति रक्षितಃ, ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರನ್ನು ವೃಕ್ಷಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವು ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। यहाँ तक तो ये आएगा पीटीके में इंट्रोडक्टरी पार्ट में, यानी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आप लोग, आप उसके बारे में बता रहे हैं पीटीके में। ओके, तो यहाँ पे रहेगा पीटीके पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब ये पढ़ को बोलिया तो इसमें क्या क्या लिख रही है, क्या क्या बोल रही है, अब हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे। वृक्षो रक्षति रक्षितः, मतलब आप पेड़ को रक्षा करेंगे तो आप पेड़ जो है आपकी रक्षा करेगा। आप झाड़ों की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे, तो वो तुम्हारी जो है रक्षा, तुम्हारी हिफाजत के लिए काम आती। तो एक संस्कृत का एक जुमले से स्टार्ट कर रही, वृक्षಗಳನ್ನು, उसी को जो है कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके बोल रही, जो ये सेंटेंस में बोलिया, वृक्षो रक्षति रक्षितः, वृक्षಗಳನ್ನು रक्षिಸಿದವರನ್ನು, जो पेड़ की हिफाजत करता है, पेड़ को जो बचाता है, वृक्षಗಳು का तो पेड़, ट्री, वो पेड़ जो है, वो झाड़ जो है, रक्षिसु, वो जो पेड़ की जो हिफाजत करता है, वृक्षಗಳನ್ನು रक्षिಸಿದವರನ್ನು, जो पेड़ की हिफाजत, पेड़ को जो है बचाता है, उसको जो है वृक्षಗಳು रक्षिसु, उस बंदे को पेड़ जो है हिफाजत करती। ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು, इस तरह की मुहावरे को, कहावत को, सारुवा कार्यक्रमवे, इसको जो है सारुवा यानी इसको बोलने वाला प्रोग्राम ही जो है उसको कहते हैं वन महोत्सवದ
आचरण, इसी को इसको जो है लोगों को जो है एक्सप्रेस करना, इस लोगों को जागरूक करने वाला ये प्रोग्राम जो है इसको कहते हैं वन महोत्सव आचरणे आगिदे। इसका सेलिब्रेशन है वन महोत्सव का आचरणे या वन महोत्सव का सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है कि किस तरह की पेड़ की हिफाजत करना ज़रूरी है, ये लोगों को मालूमात कराने की बात को, एक प्रोग्राम को वन महोत्सव कहते हैं। तो वन महोत्सव एक किस्म का प्रोग्राम है, ओके, एक किस्म का जो है लोगों को मालूमात करने का एक जरिया है। तो वो का तो क्या अगर को लिखना, मतलब उसको इस तरह से स्टार्ट करना, वृक्षो रक्षति रक्षितಃ, ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವರನ್ನು ವೃಕ್ಷಗಳು ರಕ್ಷಿಸುವು ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ वन महोत्सवದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ। वन महोत्सव का तो क्या अगर को लिखना स्पीटिके में, क्या अगर को लिखती, पेड़ की जो रक्षा करता है, झाड़ की जो हिफाजत करता है, रक्षा करता है, उसकी जो है रक्षा पेड़ करते हैं, यानी उसकी जो हिफाजत झाड़ करती हैं। ये बात को ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು सार्व ये बात को जो सब लोगों में फैलाना, सब लोगों को मालूमात कराने का जो जरिया एक प्रोग्राम को कहते हैं वन महोत्सव। इसका जो है प्रोग्राम किया जाता है। वन महोत्सव एक किस्म का प्रोग्राम कि लोगों में जागरूकता फैलाना, पेड़ कितना ज़रूरत है हमारे वास्ते और हम किस तरह से उसकी हिफाजत करें, किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं या उगाएं। ओके, तो ये हुआ पीटीके में। उसके बाद क्या लिख रही, डिटेल कंटिन्यूटी पीटीके में लिखो, ಏರುತ್ತಿರುವ बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी कारण वजह जो है ಹಿಂದಿದ್ದ प्रकृति, पिछले की जो नेचर संपत्ति सोर्स जो है इंदु आज विनाशद अंचन, आज जो खत्म होने की या तबाह होने की आखिरन में जो है मुट्टिदे ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। ऐसा बोले तो कोई गलत बात नहीं होती। मतलब इसमें क्या बोल रही है, तो ಏರುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। यानी बढ़ती हुई आबादी जो है ये वजह देकर पिछले जो नेचर की जो सोर्सेस थे आज जो ख़त्म होने जा रही है, तबाह होने के कगार पर ही करके बोले तो कोई गलत बात नहीं होती। ओके, अब यहाँ से विवरण में लिखो, डिटेल में लिख रही सब विवरण, पीटीके होगा नहीं, अब डिटेल में लिख रही, ವನಗಳು ಅಳಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ಉಳಿಯದು ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಂದು ಬಂದೊದಗಿದೆ। ಹೊಸ ಶತಮಾನಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಾವೇ तोड़िಕೊಂಡಂತಾಗುವುದಲ್ಲವೇ। तो विवरण में लिखना, यहाँ से विवरण में लिखती, सेकेंड पॉइंट में आता विवरण। ओके, वनಗಳು जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है अಳಿದರೆ ख़त्म हो तो जगत्तिನ सारे जो दुनिया भर में कौन सी भी जो है जीवी, कौन सी भी जानदार चीज़ जो है उಳಿಯದು बच नहीं सकती। अगर जंगल ख़त्म हुआ तो सारे ज़माने में दुनिया में कौन सी भी जानदार चीज़ नहीं उಳಿಯದು बच नहीं सकती। ಎಂಬ कहने की जो है सार्वत्रिक सत्य, एक सच्ची जो सत्य को, सच्चाई को जो है मनुष्यರಿಗೆ, इंसान को जो है मनवरिके ಮಾಡಿ, यानी इंसान को जो है मालूमात करा को देना, ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ, यानी इंसान को जो है मालूमात करा को देने वाली जो है सिचुएशन को, संदर्भ इंदु बंदोदिगे, आज जो है हालत इस तरह की हालत आंखों खड़ी होगी है। यानी जंगल तबाह है तो जगत्तिನ ಯಾವ, सारे दुनिया भर में कौन सी भी एक जानदार चीज़ नहीं बच सकती, करने की जो है सार्वत्रिक करने की सच्ची बात जो है आज लोगों को मनवरिके ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, आज लोगों को मालूमात करा को देने की जो है हालत, संदर्भ इंदु बंदोदिगे, हालत जो है आकर खड़ी हो गई है। ಹೊಸ ಶತಮಾನಗಳ यानी नए ज़माने में, नए दौर में नागरिकರು, लोग जो हैं, पीपल जो हैं ज्ञानीಗಳಾದರು, दे आर नॉलेजेबल पर्सन, उन्होंने जो है बहुत ही नॉलेज, यानी बहुत ही इल्म जानकर ही, लेकिन क्या कर रहे हैं अज्ञानीಗಳಂತ, दे डोंट नो द नॉलेज, उन्होंने एक इलिटरेट कैसे कहा। आज के नए दौर में लोग जो है पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, फिर भी आज वो अनएजुकेटेड की तरह तಮ್ಮ अपने जो है ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ, अपने जो है
अपने दिन गुजार में अपने हर दिन की जो है ज़रूरतन के वास्ते ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ अपने हर दिन के हर रोज़ की जो ज़रूरतन के वास्ते क्या कर रही अंदर है, मतलब ईंधनक्ಕಾಗಿ यानी अपने हर दिन की जो ज़रूरत क्या होता है, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स ही वो ज़रूरत होता है, चाहे पकाने लेकर हो, एक गाड़ी चलाना हो, कार चलाना हो, आपको प्लेन चलाना हो, उसको बोलते हैं ईंधना। ईंधना मतलब जो तेल, ओके। तो ये इसको और कट्टड़ಗಳಿಗಾಗಿ और बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के वास्ते नित्योपयोगी जो हर दिन जो काम आने वाली ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ चीज़ों के वास्ते क्या कर रही, ಮರಗಳನ್ನು पेड़ों को कड़ियुत्ता बंदिದ್ದಾರೆ, काटते हुए आ रही। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, आज के नए दौर में लोग जो है पढ़े लिखे हैं, सिविलियंस आर एजुकेटेड बट दे बिहेविंग लाइक अनएजुकेटेड, अन्य अज्ञानिಗಳಂತೆ इलिटरेट के सका, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग के सर का क्या कर रही, अपने डेली की लाइफ के जो है ज़रूरत को पूरा करने अंदर है, मतलब जैसा तेल हो या फिर तेल के लिए हो या फिर अपने बिल्डिंग्स अपार्टमेंट को चढ़ाने के लिए हो या फिर रोज़मर्रे के जो ज़रूरत के चीज़ों के वास्ते हो, क्या कर रही, पेड़ों को काटते हुए आए। जैसा फर्नीचर्स को लेकर एक बिल्डिंग बनाने हो, हर एक के लिए हम फर्नीचर्स के लिए पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो पेड़ को क्या कर रहा है आज इंसान काटते हुए आ रहा है। इन्नु ಮುಂದಾದರು, अब तो आगे चलकर, अब तक तो हो गया, इसके आगे बात तो भी ಇದಕ್ಕೆ इसके लिए पर्याय व्यवस्थे, एक अल्टरनेटिव वे या दूसरा जरिया ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, नहीं कर लिया तो इंसान यानी पेड़ काटते हुए चले गया, इसके आगे भी उन्हें नहीं करिया तो पेड़ काटे नहीं सकते, दूसरा कोई और जो है वे उन्हें नहीं पकड़ा तो तಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು यानी अपनी जो है कब्र को इंसान तावे तोड़िಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ, यानी अपनी कब्र को खुद जो है उन्हें खोद ले जैसा, अपनी खुद की कब्र खुद बना ले जैसा हालत खड़ी हो जाती कर को लिखती। तो ये तमाम चीज़ें विवरण में आता है, ओके। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, बाद में ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ಆಚರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲ, ಭೂಸವಳಿಕೆ, ಮಳೆ ಬಾರದ ಪ್ರಸಂಗ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮರಗಳಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸಸಿಗಳನ್ನಾದರೂ ನೆಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. तो इसमें विवरण और कंक्लूजन 2 भी आया था, उसका विवरण का कंटिन्यू पार्ट और कंक्लूजन कहाँ से तुमना बोलते हो। तो इस तरह से हम लोगों को बता को जाना करते, मनवरी के लोगों को एहसास दिलाना को जाना, माड़ी कोड़ा बेकादरे लोगों को एहसास कि जंगल देखो अभी काटते हुए चले गए तो इससे क्या नुकसान होती है, को मालूमात दिलाना, उनको एहसास होने दिलाना। तो इसके वास्ते ये वन महोत्सव, इस तरह के वन महोत्सव करने का जो प्रोग्राम है, जिससे लोगों को एजुकेटेड किया जाता है कि झाड़ का कितना इंपॉर्टेंस है, झाड़ को कई को बचाए, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह का जो है प्रोग्राम को सेलिब्रेशन, इस तरह के जगह जगह बार बार जो है वन महोत्सव का प्रोग्राम हेल्ड करे तो ये अनिवार्यवाಗಿದೆ। आज के दौर में बहुत ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़रूरतमंद है कि वन महोत्सव का प्रोग्राम करें। वन महोत्सव का प्रोग्राम क्या है कि तो मैं पहले ऑलरेडी पीटीके में बोली हूँ, मतलब लोगों में जागृत की भावना लाए, लोगों को जो है एजुकेटेड करे कि पेड़ की ज़रूरत क्या है, अगर नहीं रहा तो हमारी हालत क्या बन जाती है, ओके। तो इस तरह की आज के माहौल में ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो गई है। हಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ गांव से सह जन जागृति, यानी हर गांव में, गांव से लेकर गांव, एक गांव से लेकर और एक गांव, हर गांव में जो है जन जागृति, लोगों में जागृत की भावना, यानी लोगों में जो है इसकी पेड़ की ज़रूरत के बारे में जो है मालूमात कराना है। ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, पेड़ की ज़रूरत जो है लोगों में मालूमात कराना है। मरಗಳನ್ನು और पेड़ों को, मरಗಳನ್ನು, झाड़ों को
ಕಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ उसको काटने से यानी उसको काट काट कर जो है पेड़ों को झाड़ों को ख़त्म करने से आगुವಂತಹ अनाहुतಗಳನ್ನು उससे होने वाले नुकसानात को मुश्किलात को जो है लोगों को बता को देना ज़रूरी है ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು उनको बता को देने की भी जो है बहुत ज़रूरत है और साथ में कुड़ियुವ ನೀರಿಗೆ जो पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर है आगुवा अनानुकूला जो पीने का पानी को लेकर मुश्किलात खड़े हो जाती हैं झाड़ा नहीं रहे तो भूसवकड़ी और ऊपर ज़मीन का जो ऊपर का लेयर जो है वो क्या होता है बारिश पड़ा तो उन्हें भोले भोले चल जाता है झाड़ रहा तो वहाँ पे उसके जो रूट्स ही पकड़ को रखती तो ऊपर का लेयर ज़मीन का लेयर जो है वो सवकड़ी नहीं होता उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं होता उन्हें जो है भोले को और कुदन कांकी चले आता नहीं तो ये प्रॉब्लम होता है पेड़ नहीं रहा तो बाद में मಳೆ ಬಾರದ बारिश नहीं ऐसा का जो है प्रसंग मಳೆ ಬಾರದ प्रसंग बारिश नहीं ऐसा का हालत हो जाती है सूर्य ना और सूरज के जो है नेरಳಾತೀತ जो खराब रेस हैं इन रेस से किरणಗಳಿಂದಾಗಿ उंटागव इन रेस से होने वाली जो है ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ स्किन डिसीजेस के बारे में ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ और सांस लेने या फिर हमें ब्रीथिंग लेने जो आवश्यक प्रमाणद जो नेसेसरी तादाद में जो होने वाली आम्लजनक जो ऑक्सीजन है वो ಮರಗಳಿಂದಲೇ वो झाड़ों से ही ದೊರೆಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು मिलती है करको मनवरिके ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದೆ ये लोगों को मालूमात कराना एहसास करा को देना ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು और सूखे पेड़ को कड़ीदा ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ काटे हुए जगह में जो है कनिष्ठ 2 ससीಗಳನ್ನು कम से कम जो पेड़ काट डाले नहीं है तो वहाँ पे कम से कम और 2 प्लांट लगाना 2 पौधों को लगाना ನಡೆಯುವಂತೆ प्रोत्साहित लगाए जैसा उसको इनकरेज करना आज के जो है दौर में ज़रूरत पड़ गई है तो ये आता है तुम ना कंक्लूजन में उपसंहार में ओके यहाँ से ಆಮ್ಲಜನಕ ಮರಗಳಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸಸಿಗಳನ್ನಾದರೂ ನೆಡುವಂತೆ प्रोत्साहिಸುವುದು अत्यगत्य तो यहाँ तक जो है तुम ना कंक्लूजन आता है ओके यानी ऑक्सीजन झाड़ों के ज़रिए से मिलता सो ये उनको लोगों को एहसास करा को देना और सूखते पेड़ों की जगह या फिर काट डाले पेड़ उस तरह की जगहों में क्या करना कम से कम हमें 2 पौधे लगाना ये इसके वास्ते लोगों को इनकरेज कर को देना ओके उसके ये नहीं लिखे तो चलता चिपको आपको तो तुम ना याद नहीं आता तो आज हमें डिस्कस करें ये का को जनसंख्या स्फोटा बढ़ती हुई आबादी इससे क्या होता है बढ़ती हुई आबादी का तो क्या और इसके नुकसान क्या होती हैं और इसको हमें कैसा रोका जा सकता है क्या करना इसके वास्ते कर को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें वो 5 मार्क्स का उसके बाद वन महोत्सव एक किस्म का प्रोग्राम है जो कि पेड़ों को इस जंगल को झाड़ों को बचाने के वास्ते लोगों को एजुकेट करना तो इस तरह के प्रोग्राम इस तरह के जो कार्यक्रम को जो है वन महोत्सव अगर को बोलती हैं वन महोत्सव यानी जंगल का सेलिब्रेशन वन महोत्सव एक प्रोग्राम है जो कि लोगों में जागरूक की भावना एजुकेट किया जाता है किस तरह से झाड़ों की पेड़ों की जो जंगलों की हिफाजत करें तो इससे उसका मतलब क्या वन महोत्सव का मतलब क्या लिखना पीटीके में दिन विवरण डिटेल लिखना आज के दौर में लोग किस तरह से जो है बर्ताव कर रहे हैं पेड़ों को काटते हुए जा रहे हैं और इसी तरह काटते हुए चले गए तो आगे की हालत क्या होती है ये सब लोगों को एहसास करा को देना है ना तो इससे क्या नुकसान होती हैं तो इसको हमें अगर ऐसा होले को जा रहा है झाड़ा ख़त्म हो वहाँ क्या करना उपसंहार कंक्लूजन तमाम चीज़ें कम्प्लीटली मैं वर्ड टू वर्ड तुम ना समझा करूँ तो ये अब तक का जो है प्रबंध क्लास तो 3 क्लासेस में प्रबंध का कर को तो पार्ट 1 में प्रबंध का जो है डिटेल्स तुम ना प्रबंध का तो क्या और उसमें कितने जो है पॉइंट्स को तुम्हें कितने स्टेप्स को फॉलो करना वो बोला था पार्ट 1 के आखिरी हिस्से में और पार्ट 2 और पार्ट 3 कम्प्लीटली एक एक टॉपिक कुछ लेकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर जो है किस तरह से जो पिछले पूछे गए या पूछे जा सकते हैं इस तरह के टॉपिक को जो है मैं डिस्कस कर कहूँ इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक दिए तुम ना ओके और भी जो है मॉडल पेपर वगैरह में कवर अप करता हूँ उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट नहीं आता उसी में से आ जाती तुम ना अगर आगे भी गए तो तुम्हें टॉपिक देख लेना वो हिसाब से उसके बारे में लिखना फिर डिटेल लिखना और कंक्लूजन लिखना सिंपल सो यू कैन राइट द टेबिलिटी तुम ना पूरे पॉइंट्स नहीं हो गए तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं उतने पॉइंट उसको लिखकर अटेम्प्ट कर को आना सो देन यू विल गेट द मार्क्स ओके एक तो फुल मार्क्स करने की चांस नहीं हुआ तो नथिंग देन समथिंग का पॉलिसी तो भी फॉलो करना ओके तो इस तरह से ये प्रबंध के बारे में मैं डिटेली कराया हूँ तो यहाँ पे ये
प्रबंध प्रबंध लेखन यानी एस्से राइटिंग के बारे में एक क्लास ख़त्म हो रही है। ओके,